नमस्कार। आज नतीजों का दिन रहा। गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कहीं खुशी कहीं गम वाली हालात रही। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो सर, जीत की खुशी ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे या फिर हार का गम मनाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि हिमाचल में जीत हासिल हुई है। प्रियंका जी का करिश्मा वहाँ पर बहुत सर चढ़ के बोला है, जिस तरह से उन्होंने 10 गारंटियाँ दी। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव भी जीता है। जाहिर है खुशी है, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर है कि गुजरात में जैसी अपेक्षा थी हमारी वैसा नहीं हो पाया, और गुजरात एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इस पूरे चुनाव से, जो देश के अलग अलग इलाकों में हुए, उड़ीसा में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ज़्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये जो ढोल बजाया जा रहा है बीजेपी के अपराजयता का, उसका इसमें तो गुब्बारा फूटा है। हिमाचल में भी राहुल जी नहीं गए। बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ नहीं गए, गुजरात नहीं गए, वहाँ भी नहीं गए। प्रियंका गांधी जी ने रैलियाँ की कुछ, लेकिन उनका जो आज तो खूब रिकॉर्ड भी बने हैं ना। भाजपा ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है, और गुजरात में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा इस बार। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये मतलब इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। एक फैक्ट है, आज ही रिजल्ट आए हैं, और अगर वहाँ की जनता ने ये फैसला किया है तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से सोचने की बात है, चिंता की बात। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि ये गुजरात के विकास को मिला हुआ वोट है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन इंडेक्स देखें, जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें गुजरात आज नागालैंड से भी पीछे 21वें नंबर पे है। तो जो विकास हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो विकास किन दरवाज़ों पर रोशनी कर रहा है, ये देखने की बात है। क्योंकि शिक्षा का सवाल, औसत आय का सवाल, कुपोषण का सवाल, ये सारे सवाल तो गुजरात में है। इसके बावजूद अगर वो जीत रहे हैं तो जाहिर है हमें देखना ईवीएम पड़ेगा। हैक कर लिया गया क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इस बार ईवीएम का तो नहीं है ना? ईवीएम देखिए, ईवीएम एक अलग डिबेट है। ईवीएम एक टेक्नोलॉजी, मतलब इस बार तो आप दोष तो नहीं देंगे ना ईवीएम को दोष कभी भी कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं देती है कि आप कुछ भी मुंह उठा के हारे इसलिए ईवीएम दोषी है। मैनिपुलेशन जिस तरह से होता है, एजेंसीज का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, वो एक अलग चीज़ है। ईवीएम की एक डिबेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग लेवल पे है, जहां बहुत से विकसित देशों ने भी ईवीएम को इनकार किया हुआ है, वो एक अलग बहस है। लेकिन हम हारने के बाद कह दें कि ईवीएम गड़बड़ है, ऐसा हम नहीं कह रहे। हमारे लिए चिंता की बात है, ये सोचने की बात है कि गुजरात में जो विकास का पूरा मॉडल जिस तरह से पूरे देश में जिसका हल्ला मचाया जाता है, उसकी असलियत कुछ और है। आदिवासियों को, दलितों को, स्त्रियों को, गरीबों को उस विकास के मॉडल में कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद वो कौन सा तरीका है जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पा रही है बार बार? तो ये हमें भी सोचने की बात है, और आज ही नतीजे आए हैं। अभी इस पे मंथन होगा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारा आला कमान इस पर चर्चा करेगा, जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर चर्चा करेगा, और उसके बाद पता करेंगे क्या है। मुझे ऐसा लगता है सर कि आप लोगों ने मन से नहीं लड़ा गुजरात का चुनाव। देखिए, दिक्कत क्या है कि मन से, आप बस इतना बताइए, मन से लड़ा था क्या? मतलब सच में ताकत झोंकी थी आपने? क्यों नहीं? जो कितनी रैली की थी प्रियंका गांधी ने? मैंने आपसे पहले कहा, देखिए इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस देश हिमाचल में तो 3-4 हो ही गई थी प्रियंका गांधी की रैली। मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, पूरा प्रियंका जी ने हिमाचल की एक जिम्मेदारी ली, वहां गई। लेकिन इस बार चुनाव स्थानीय स्तर पे जो हमारे नेता हैं, वो कमान उनके हाथ में थी, ये सच बात है। हिमाचल में प्रियंका जी ने जो नेतृत्व किया उसका नतीजा आपके सामने है। हमने वहां पर रिवाज को बरकरार रखा। वहां पर ठीक है, हिमाचल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो गृह प्रदेश है, ये मत भूलिएगा। और पूरी कोशिश की वहां पर मोदी जी ने कि वहां पे मिशन रिपीट चलाएं, लेकिन प्रियंका जी के सामने वो नहीं आपने सही बोला, नड्डा जी का गृह प्रदेश है, लेकिन पीएम का गृह प्रदेश तो गुजरात है ना। सर एक बात बताइए, गुजरात बड़ा है हिमाचल बड़ा है आपके लिए? बराबर। देखिए, एक संघीय, ज्यादा तैयारी कहाँ होनी चाहिए? नहीं, आप ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि एक संघीय ढांचे में किसी राज्य को उसके नक्शे के अनुपात में महत्व नहीं मिलता है। ठीक है, सभी राज्य बराबर हैं, सभी का महत्व है। हिमाचल के लोगों का भी उतना ही महत्व है जितना गुजरात के या किसी और प्रदेश के लोगों का है। ठीक है सर, मान लिया बराबर है तो बराबर एफर्ट लगाते दोनों राज्यों में।
नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं हमने नहीं लगाया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी लगातार गुजरात गए, वहां पे उन्होंने रैलियां की, तमाम बड़े नेता गए वहां पे, मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के वो गए, तो ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं गए। आप आपके ये नहीं कह पीसीसी सकते। दफ्तरों में खड़गे जी की तस्वीर पोस्टर तक नहीं है, पोस्टर पे भी खड़गे जी नहीं दिखते हैं मुझे नहीं, तो। देखिए अभी जस्ट कुछ दिन हुआ है उनको अध्यक्ष बने, थोड़ा वक्त दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर, हर वक्त जगह तो उनकी नहीं है ना। नहीं, हर जगह उनकी तस्वीर है, हर जगह उनकी तस्वीर है, हर जगह वो लीड कर रहे हैं। आज पार्टी का कोई अगर औपचारिक रूप से हमारे नेता हैं तो वो हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिनका एक लंबा इतिहास है। वो सर, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम मंथन करेंगे और बीजेपी के पास वो कौन से तरीके हैं जिससे वो वोट ले रही है। आपके अंदर क्या कमियां रही, आपकी पार्टी में क्या कमी रही, उस पर थोड़ा सा हम बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, मतलब ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिसमें मैं कोई फतवा जारी कर दूं। नहीं, कहीं कोई कमी तो रह गई होगी ना? इस पर बिल्कुल कमी रही होगी, तभी हाँ, ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन वो कमी क्या रही है, उस पर जो गुजरात से रिपोर्ट आएगी, उस पर हमारे नेतृत्व उस पर मंथन करेगा, उस पर चिंतन करेगा, उसको समझेगा और तब एक नतीजे पर पहुंचेंगे। अभी कैसे कह दे कि इस वजह से हम हार गए, ऐसा तो है नहीं। सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। वहां पर जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जिसके आधार पर इस पे बहुत गंभीरता से मंथन होगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। गुजरात 20 से 25 सीटें आपको गुजरात में मिल रही है, मतलब इतना तो नहीं सोचा होगा आपने? नहीं, क्यों सोचा होगा? हम तो सरकार बनाना चाहते हैं। सोचने में कोई कंजूसी थोड़ी करता है कोई। सोचने में कैसी कंजूसी? हमने सोचा और हम एक जगह कामयाब रहे, एक जगह नाकाम रहे। अगर आप देखें तो हिमाचल में हमने जो सोचा वो हम कामयाब रहे। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव भी जीते और हम गुजरात में नाकाम रहे। तो ये कामयाबी और हिमाचल में तो नाकामी, आपने वादों का पिटारा भी तो खोल दिया था। वादे हर जगह थे। नौकरी, नहीं, वादे हर 1500 जगह। रुपए महिलाओं को देना हाँ, है, तो बिजली ये फ्री। कौन पार्टी वादा नहीं करती? वादे करके ही तो आप घोषणा पत्र होता किस लिए? वादे जनता के सामने करते हैं, जनता उस पर विश्वास करती है तो वोट देती है। कौन पार्टी वादा नहीं करती? प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए हर खाते को दे रहे थे, तो वो भी एक वादा ही था, तो जो जुमला आज खुद अमित शाह जी बता चुके हैं। तो जो वचन पत्र के वादे हैं वो पूरे होंगे? पूरे होंगे, एक एक वादा पूरा होगा। देखिए, सबसे बड़ा वादा क्या था वहां पे? वादा था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का। ये एक ऐसी स्कीम है जो कांग्रेस के जमाने में लागू थी। उसके बाद ये एक नए प्रयोग के तहत जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे हटाया तो इसको एक प्रयोग किया गया। वो प्रयोग अब असफल हो गया है। जो भी कर्मचारी हैं वो मानते हैं कि जो पहले हिमाचल में तो हटाने वाले आप ही थे। नहीं, आप हिमाचल में हम हटाने वाले नहीं थे। उस पर राजू शुक्ला जी ने बहुत स्पष्ट बताया है किस तरह से गलत बयानी है ये। पूरे देश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम का एक जो सुरक्षा चक्र हमारी पिछली पीढ़ी को मिलता था, उसको हटाने का अपराध किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि कांग्रेस इन नए प्रयोगों को समझना चाहती है, जानना चाहती है, तो वो प्रयोग हो गया। और उस प्रयोग के बाद ये पता चला कि बाजार के हवाले आप भविष्य की चिंताओं को नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने सब जगह ओपीएस लागू कर दिया है। अब हिमाचल की बारी है। अब ये तो एक मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लपक लिया आपने? लपक नहीं लिया, हम इस पे करके दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि वादे पूरे करेंगे नहीं, तो वादे हमने पूरे कर दिए हैं भाई। 3 राज्यों में हमने लागू कर दिया। आप लोगों ने, प्रियंका गांधी ने बिल्कुल, पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। ये जो कहा है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी इस हिमाचल प्रदेश की जीत की शिल्पकार है। स्थानीय नेताओं का पूरा महत्व है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह ऑपरेशन रिपीट चलाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के और प्रधानमंत्री ने मिलकर ऑपरेशन रिपीट को जिस तरह से किया, उस ऑपरेशन रिपीट को रोकने में प्रियंका गांधी का जो करिश्मा और रणकौशल है वो वहां पर काम आया। आप पूछ रहे थे पैसा कहां से आएगा? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको हमें लाना है। सिर्फ ओपीएस की बात नहीं है, 1 लाख नौकरी देने की भी बात है। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने की बात है। 63,000 पद खाली पड़े हैं साहब। 63,000 पद हिमाचल प्रदेश में खाली पड़े हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आंकड़े हैं, साफ है। अरे उन्हीं को भर दो तो 63,000 लोगों की नौकरी हो जाए। 1 लाख कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। आप अगर सरकारी पदों को भरोगे ही नहीं, सरकारी विभागों को खत्म करोगे, सरकारी संस्थानों को बेच दोगे, तो जाहिर है नौकरियां खत्म होंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और हिमाचल प्रदेश तो सीधे सीधे
वहां पर सरकार ही सबसे बड़ा रोजगार देने का जरिया है। वहां पर अग्निवीर को लेकर जिस तरह का असंतोष, मैं गया था हिमाचल, मैंने देखा है अग्निवीर को लेकर बहुत बड़ा असंतोष है लोगों में कि वहां का आदमी, नौजवान जो है वो सेना में जाता था एक लंबी नौकरी के लिए, उससे 4 साल बाद आप बाहर कर दोगे। अजीब बात। ठीक है, हिमाचल में आपने बहुमत तो पा लिया, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री के लिए हमारे जैसा वहाँ के विधायक जैसी परंपरा है, विधायक और हमारा जो आला कमान है वो मिलकर तय करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से नेता है हमारे जो दिक्कत हो जाती है ना सर, एमपी में दिक्कत हो गई थी। नहीं, एमपी में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एमपी में ऑपरेशन लोटस हुआ, एमपी में क्या दिक्कत थी? वहां तो कमलनाथ जी सरकार है ना कि आइए चलाइए आप लोग लोटस। ये कोई बात है कि कोई डकैत जो है घूम रहा है? मैं पूछता हूँ सर, क्यों दिक्कत हुई थी? वहाँ कमलनाथ जी जो है वो सीएम भी बनकर रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि पीसीसी अध्यक्ष भी बने। नहीं, तो सब चीज आप एक ही आदमी को देंगे तो दिक्कत होगी। देखिए ऐसा कोई भी कांग्रेस का आदमी जो होगा वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है, जिसके बारे में हमारे जयराम रमेश जी ने कहा 24 कैरेट की गद्दारी है। तो अगर कोई, हो सकता है, मैं मानता हूं कि महत्वाकांक्षा होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा अगर आपको पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ओर ले जा रही है तो इसका मतलब फिर आप गद्दारी कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। और इस देश में पहली बार एक ऐसी पार्टी है, पहले क्या होता था, आपके पास अगर कुछ सीट कम, कुछ विधायकों का समर्थन कम पड़ रहा है, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, तो आप विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ जोड़ तोड़ करते थे। अब वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दिला दो साहब, आप 20-25 लोगों का इस्तीफा दिला दो ताकि सरकार अपने आप अल्पमत में आ जाए। ये जो मतलब कहा जाए राजनीतिक डाकेजनी का, जो पार्टी अपने को शुचिता और क्या क्या बात करती थी, उसने जो इजाद किया है, ये उसका नतीजा है। नहीं तो कमलनाथ जी की वहां सरकार चल रही थी, क्या दिक्कत थी? तो हिमाचल में बड़े ही आसानी से आप लोग अपना मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी साहब। फिर भी कौन है सर? नहीं, बहुत लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, आप जानते हैं, मतलब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी एक का नाम कैसे ले सकता हूं? प्रतिभा सिंह कहते हैं कि मैं भी सीएम बनूंगी, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि मैं भी सीएम बनूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मैं ही बनूंगा, सबने कहा है। उनके फेसबुक प्रोफाइल को चेक कीजिए ना सर। मैंने चेक किया है, सब ये अरे उनकी एक टीम है जो बकायदा उनका एक पेज बना के फैंस क्लब बना के चलाती है और लगातार सीएम पद के दावेदार बताती है। फैंस क्लब तो पता नहीं किसके किसके बने हुए हैं और कौन बनाता है कौन चलाता है। फैंस क्लब कोई औपचारिक नहीं होता, प्रधानमंत्री के फैंस क्लब बहुत है। मैं सर राजीव भवन गया हूं, मैंने देखा कि वहां पे वही टीम बैठती है और वही चलाती है। नहीं, अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उसका क्या जवाब दूं? लेकिन औपचारिक रूप से जब तक कोई नेता ये नहीं कहता है, आप उसका बयान नहीं मान। आपने खुद कहा फैंस क्लब की इच्छा हो सकती है, किसके फैंस नहीं चाहेंगे कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने? हम सभी, मैं खुद ना कहूं, हम अपने समर्थकों से कहलवा दूं। नहीं, समर्थक कह रहे हैं तो बनाना है। नहीं, समर्थक तो कह ही रहे हैं ना, समर्थक तो सबके कहेंगे। अच्छा ठीक है, किसके समर्थक नहीं चाहेंगे कि उनका नेता? आपका पसंदीदा चेहरा कौन है वहां पे? सभी है वहां पर। मैंने फिर कहा कि मैं एक नाम, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठ के आप नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ नहीं, कैसे मन की बात कहें? मन की बात नहीं, पार्टी प्रवक्ता मन की बात नहीं कहता, पार्टी प्रवक्ता पार्टी की बात कहता है। आप थोड़ा सा फर्क इसको करना पड़ेगा। मैं पार्टी की ओर से महिला कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा तो उन्होंने प्रतिभा सिंह, मैं भी महिला हूँ, वो भी बने महिला। ठीक है, महिला अपनी इच्छा होती है, कोई ऐसी बात वो नहीं है। महिलाएं कह रही हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है, पर एक पार्टी प्रवक्ता से आप बोलेंगे तो पार्टी प्रवक्ता तो इंतजार करेगा कि क्या तय होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्टी के बहुत से नेता हैं, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी भी हैं और भी सुक्खू जी हैं, कई लोग हैं। सब लोग किस पे सहमति बनती है हमारे विधायकों की या फिर किस पे आला कमान की सहमति बनती है, ये सामने आ जाएगा कुछ दिन में। कई और नेता भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई और फिर भाजपा वाले तो देख ही रहे हैं। देखिए, गागीगे भविष्य वक्ताओं पे छोड़ दीजिए, मतलब डरे तो आप भी है ना। नहीं, हम क्यों डरे? हम तो जीते हुए, हम क्यों डरे? जीतने के बाद आपने विधायकों को एकजुट कर लिया और कहीं ले जाने के प्लानिंग में है। खबर चल रही है। एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो किसी को पता नहीं है, एक राज की बात बताता हूं। बहुत बढ़िया। एक बार ये जो शोले फिल्म थी उसमें एक सीन था, एक बार गब्बर जो है वो अपने तमाम डकैतों के साथ रामगढ़ जाता है और पता चल जाता है रामगढ़ वालों को, तो वो अपना सोना चांदी लेके अपने बाल बच्चों के साथ छोड़ देते हैं गांव, कहीं चले जाते हैं कि आ रहा है डाकू, हम थोड़ा सा किनारे हट लेते हैं, इनसे लड़ेंगे नहीं। तो गब्बर आता, कहता बताइए, इनको तो कानून व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है, इनको तो ये भरोसा ही नहीं है कि भगवान इनको बचाएगा, सरकार इनको बचाएगी, इनकी तो बड़े नास्तिक लोग हैं, इनका कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, बताइए भला। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। वो लोग ये कह रहे हैं साहब ये तो जा रहे हैं, आप भी वही कह रहे हो, जाहिर है उन्हीं का सवाल है। अरे भाई, हम
इनकी हरकतों को देखकर जा रहे हैं। ये जिस तरह की हरकतें भारतीय राजनीति में इन्होंने नया गिरावट का जो पैमाना था उसको लगातार नीचे किया है, जहां एक इनका विधायक होता वहां भी इनकी सरकार बन जाती है। हालत यह है कि आज पूरे देश में हल्ला है कि भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ लहर है। आप बताइए 6-7 स्टेट हैं जहां इनकी सरकारें हैं, बाकी जगह कहीं 2 विधायक है, कहीं 3 विधायक और सरकार इनकी है। तो ये कमाल कैसे कर रहे हैं? अब ये ईडी से लेके फलाने से लेके सीबीआई से लेके किसके साथ क्या कर देंगे, इस पे तो कोई यकीन नहीं है। तो अगर हम अपने विधायकों के साथ एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इनका जो रामगढ़ योजना है वो फ्लॉप हो जाए, तो क्या गलत कर रहे हैं? वैसे मैं ये बता दूं, वो सीन बाद में काट दिया गया था, इसलिए काट दिया गया था कि लोगों को पता था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी आएगी, वो बड़ी जल्दी आहत हो जाती है, उसके समर्थक आहत हो जाते हैं, तो सीन काट दिया गया था। ये था नहीं शोले में। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का श्रेय किसे दिया जाए? देखिए कि हिमाचल में जीत का श्रेय वहां का जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है और जो महासचिव प्रियंका गांधी जी का मार्गदर्शन है और जो उनका रणकौशल है, ये दोनों मिलकर हिमाचल में एक जीत जो है हमें हासिल हुई है। टीम अच्छी थी, राजीव शुक्ला थे, अलका लांबा हाँ थी। बिल्कुल, टीम तो अच्छी थी। भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ जी, भूपेश बघेल जी भी थे, और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं जिनका ना मैं नाम यहाँ लूंगा और ना वो चाहेंगे कि उनका नाम लिया जाए। बहुत लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत उस पूरे इलाके में उन्होंने की है और जनता से संवाद किया है, उनकी समस्याएं समझी हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि पहाड़ में एक स्त्री का जीवन कितना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। प्रियंका गांधी जब गई और उन्होंने ये कहा कि हम हर स्त्री को 1500 रुपये महीने की गारंटी करते हैं, ये बड़ी बात। ठीक है। और इस पर भरोसा किया, एक महिला का किया गया वादा जो हिमाचल की अब तो है, हिमाचल में घर उन्होंने बनाया है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी प्रियंका जी के साथ हिमाचल के लोगों की है। तो महिलाओं ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोट देने में, जिस तरह से वो आई आगे, वो भी अभूतपूर्व है। तो प्रियंका जी का तो रोल इसमें कहीं कम है नहीं। ठीक है, जीत का श्रेय की बात तो गई, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा गुजरात में? मैंने आपसे कहा कि पहली बात तो कांग्रेस पार्टी हारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का जो वहां पर जो भी लोग अभियान चला रहे थे वो सफल नहीं हुए। हमारे जो रघु शर्मा जी जो वहाँ पे देख रहे थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो अब वहाँ की जो रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स के पर चिंतन मनन होगा, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उसके बाद तय करेंगे। ये आम आदमी पार्टी जो है आजकल बहुत फॉर्म में है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, 5-6 सीट भी जीत गई गुजरात में, पंजाब में आपको सत्ता से उसने बेदखल कर ही दिया था। तो क्या लगता है कि रिप्लेस करने का, देखिए पहली बात तो केजरीवाल जी कह रहे थे 5 सीट पे कांग्रेस आएगी वहाँ पर, तो 5 सीट पे वो खुद आए हैं, लेकिन जिस लिए वो गए थे गुजरात वो कामयाब हो गया और इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए हैं। देखिए लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है कि वो जनता के बीच जाए, अपनी बातें रखे और जनता से जन समर्थन मांगे। मैं उनका सपना राष्ट्रीय पार्टी बनना तो है ही, साथ में नंबर 2 की पार्टी भी बनना है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है सो हम तीसरे नंबर पे आ जाए, हम दूसरे नंबर पे आ जाए और मुख्य विपक्षी मैं कह रहा हूँ आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। सपना देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो तो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो आप उनको नंबर 2 की पार्टी के सपने पे रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है, क्यों नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल वो देखें और उनको पूरी मेरी ओर से शुभकामनाएं। उनकी पार्टी, लोकतंत्र में सबको हक है, उनको भी हक है, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या विचार लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? अगर वहां पर बिल्किस बानो के साथ भीषण अत्याचार हुआ, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया और जब सवाल पूछा जाता है तो आप ये कहते हो कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम तो शिक्षा पे बात करेंगे। वो कैसी शिक्षा है जो लोगों को ये सिखाती कि अन्याय के खिलाफ मत बोलो? तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो पूरा नैरेटिव है वो कितना फ्रॉड आधारित है। दिल्ली में जिस बात का ये ढोल पीटते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहले स्कूल नहीं थे, दिल्ली में पहले कॉलेजेस नहीं थे। खुद जिस IIT में पढ़कर आए हैं माननीय केजरीवाल जी, वो केजरीवाल जी ने तो नहीं बनाया था, वो कांग्रेस ने ही बनाया था। तो इस तरह से पेश करना कि कुछ हुआ ही नहीं साहब, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। इन्होंने कहा पोल्यूशन दूर कर देंगे, आप देख रहे हैं क्या हालत है यमुना का। अब यमुना की सफाई का नाम भी नहीं लेते। हौसला तो आपने दिया ना पंजाब में हार कर। नहीं, हमने हार कर नहीं हौसला दिया भाई, हम हारे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, अभी किसानों पे लाठियां चल रही हैं। किस तरीके से इनका जो गवर्नेंस है वो पंजाब में बहुत सामने आ गया है सबके। तो ये बहुत दिनों तक इनकी, देखिए कोई भी पार्टी हो, हमारी सहमत या सहमति अलग चीज है, किसी भी पार्टी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
लेकिन वो बनी तब रहती है जब उसकी स्पष्ट विचारधारा होती है। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है और अवसरवाद को इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत में बदल दिया है और ये कोई भी राजनीतिक दल इससे बहुत दूर तक नहीं जा सकता। लेफ्ट वाले हैं, उनका एक सपना है भारत में जिस तरह से क्रांति करने का, वो चाहे जितने कमजोर हो वो है। कुछ आरएसएस वालों का अलग सपना है, भारतीय कांग्रेस का अलग सपना है कि हम इस देश में संवैधानिक गणतंत्र को बचाएंगे, इसको लेकर हम लड़ेंगे। क्या सपना है आम आदमी पार्टी का? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनौती है। ये अंततः भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलकर जितना आगे जा सकती है, आरएसएस की भाषा बोलकर जितने आगे जा सकती है उतना जाएगी बस। गुजरात से आपको निराशा हाथ लगी है, लेकिन हिमाचल से एक उम्मीद मिली है, एक उम्मीद जगी है कार्यकर्ताओं के अंदर, और सही भी है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है सर कि अब हिमाचल जीत के बाद ये जीत का जो मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा? क्योंकि आने वाले जो चुनाव है 2023 वाले, तो एमपी में है, सीजी में है, राजस्थान में है, और तीनों जगह मतलब आपका ठीक ठाक जनाधार है। एमपी में तो आपने सरकार ही बना ली थी, बाद में भले ही चला गया, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और हम देखिए, जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह दोबारा जीतने जा रहे हैं। हम जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से काम किया है और उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और जितने ज़्यादा ख़ास तौर पर गरीब तबकों में, वंचित तबकों में सरकारी योजनाओं का प्रसार हुआ है या उन्हें जो भागीदारी दी गई है वो अभूतपूर्व है। वैसे ही राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अशोक गहलोत जी ने एक ऐसी बड़ी रेखा खींची है कि हमें पूरी उम्मीद है वहाँ जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जो छल हुआ है, जो गद्दारी हुई है, उसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश है वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया होगा आपको, किस तरह लोग उस यात्रा में निकल कर आए। और इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा वैचारिक अभियान कांग्रेस का चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, जो एक तपस्या है जो आजाद भारत में क्या उसके पहले भी कभी नहीं हुई किसी राजनेता के चक्कर में। आप गुजरात हार गए, उसका असर तो पड़ा ना। तपस्या किस लिए? कांग्रेस पार्टी का ध्यान यात्रा पर था। पहली बात तो जानिए कि तपस्या क्यों की जाती है। राहुल गांधी के अगर आप इंटरव्यू सुने होंगे, राहुल गांधी ने जो बार बार कहा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। इस देश के मानस को तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है, उसके खिलाफ इस देश की जो आत्मा है, जो जख्मी आत्मा है, उस पर मलहम रखने का काम राहुल गांधी जी की यात्रा कर रही है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और राहुल जी के लिए गुजरात जाना या हिमाचल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो 4 दिन 5 दिन स्थगित करके जा सकते थे। लेकिन उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बचाने के एक बड़े उद्देश्य को देखते हुए चुनावी राजनीति से अपनी यात्रा को अलग रखा है। क्योंकि इस समय जिस तरीके से सभी संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, भारत का धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, उसको बचाना कहीं जरूरी है। और राहुल गांधी इस काम को कर रहे हैं। जो उनकी तपस्या है वो इस बड़े उद्देश्य के लिए है, ये छोटे उद्देश्य में वो नहीं। ये बचाएंगे कैसे? आपने कहा कि राजस्थान जीतेंगे हम, लेकिन राजस्थान में आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। ये तो एकदम खुलेआम लड़ाई चल रही है। जो भी है किसी सर, इसी लड़ाई से नुकसान होता है। कांग्रेस एक कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, तो इनके में नुकसान हुआ। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है, यहाँ पर लोग अपनी बात कहते हैं, उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, प्रदर्शित करने का पूरा अवसर रहता है एक मर्यादा के अंदर। कई बार वो सीमाएं टूटती हैं तो समस्या बिल्कुल होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान में जो नेताओं के आंतरिक लोकतंत्र है कि एक नेता दूसरे नेता को गद्दार कहते हैं राजस्थान में, नहीं। अब वो आपने देखा होगा, उसके बाद राहुल जी ने कहा कि दोनों हमारे एसेट्स हैं, दोनों नेता हमारे एसेट हैं। सचिन पायलट ने भी कहा हम आगे की ओर देखेंगे। कई बार कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं जिस पर क्या सफाई दी जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि एकजुट होकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए इस समय राजस्थान में सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों लोग लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू बनेगा। चलिए, तो गुजरात चुनाव में हार से कांग्रेस पार्टी जरूर कुछ सीखेगी और हिमाचल में जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव को और गंभीरता से लड़ेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।